आज सबसे पहले बात होगी जयपुर में देर रात मचे बवाल की। जयपुर के चोमू इलाके में मस्जिद के बाहर पत्थरों को हटाने पर बवाल हो गया। पहले आपसी सहमति के साथ पत्थरों को हटाने का काम हो रहा था, बाद में मुस्लिम समाज के लोग पत्थर हटाने का विरोध करने लगे। मौके पर मौजूद पुलिस की टीम पर पत्थरबाजी तक शुरू हो गई। पुलिस ने हालात को काबू में करने के लिए आंसू गैस के गोले तक दागे, लाठीचार्ज भी किया, तब कहीं जाकर भीड़ पर काबू पाया जा सका। तस्वीरें आप देख रहे हैं, इलाके में तनाव है और इसे देखते हुए 24 घंटे के लिए चोमू में इंटरनेट सेवा को भी बंद कर दिया गया है। मस्जिद के आसपास भी बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है और सीसीटीवी की मदद से आरोपियों की तलाश की जा रही है। ये जो चोमू इलाका है पूरा, इसके बारे में भी आपको बता दें, ऐतिहासिक इलाका है। यहाँ पर भी पुराना किला यहाँ का मौजूद है और बड़ा ही खूबसूरत है ये चोमू इलाका। लेकिन अभी सुर्खियों में इसलिए है क्योंकि यहाँ पर दंगे के पत्थर चले हैं। एक रिपोर्ट आपको दिखा देते हैं हमारे सहयोगी मनीष भट्टाचार्य की। के चोमू में कलंदरी मस्जिद के बाहर जो पत्थर रखे हैं उसको हटाने को लेकर देर रात को विवाद हुआ। विवाद इतना था कि पुलिस बलों के साथ पथराव शुरू हुआ, आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े। दरअसल ये वो मस्जिद है, मस्जिद कलंदरी, आप देखिए इसी के पास ये जो पत्थर और जो स्ट्रक्चर जो बना हुआ है, यहाँ पर जो पत्थर रखे हुए हैं, इस पत्थर को हटाने को लेकर ये पूरा विवाद चल रहा था। दरअसल आपसी सहमति से ये पहले पत्थर को हटाने को लेकर पूरी तैयारी की गई थी और उसके बाद जो है भारी पुलिस बल यहाँ पर तैनात किया गया था ताकि ये जो पत्थर और स्ट्रक्चर रखा हुआ है, जो पक्का निर्माण किया जा रहा है, उसको हटा दिया जाए। लेकिन रात को 3 बजे समुदाय विशेष की तरफ से पथराव शुरू हो गया। भारी पथराव इसी रोड पर हुआ है, आगे पथराव किया गया है और उसके बाद लगभग 6 पुलिसकर्मी यहाँ पर घायल हुए हैं। तमाम लोगों को चोटें आई और उसके बाद लोगों को हिरासत में लेने की तैयारी चल रही है। लेकिन रात को 3 से लगभग सुबह 6 बजे तक के 3 घंटे तक के ये पूरा का पूरा जो विवाद है वो चलता रहा और उसके बाद अब दंगा नियंत्रण वाहन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के अलावा 4 थानों की यहाँ पर टीमों को तैनात किया गया है और सीसीटीवी के जरिए उन पत्थरबाजों को तलाशा जा रहा है जिन्होंने पुलिस कर्मियों के ऊपर पथराव किया। लेकिन मेरे पीछे जो मस्जिद है, इसी के पास जो स्ट्रक्चर बन रहा है, इसी को लेकर विवाद था। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब पहले ही सहमति बन गई थी तो उसके बाद फिर इस पत्थर को हटाने को लेकर विवाद क्यों हुआ और पथराव क्यों किया गया। लेकिन पुलिस उन तमाम पत्थरबाजों को गिरफ्तार करने की अब तैयारी कर रही है। इस वक्त राहुल महाजन जी, अजीत द्विवेदी जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। सर, आप दोनों का बहुत स्वागत है। अजीत जी, मैं यहाँ की डेमोग्राफी पढ़ रही थी तो साल 2011 की ही जो जनगणना है उसी की डेमोग्राफी के हिसाब से तकरीबन 75% यहाँ पर हिंदू बहुल इलाका है और करीब 14 से 15% जो है मुस्लिम डोमिनेंस है। आपसी सहमति से जब पत्थर हटाए जा रहे थे तो फिर दंगा बवाल क्यों हुआ? देखिए, ये पहली नज़र में तो अभी ये रिसेंट अभी तुरंत भड़का है ये दंगा। कल शाम में बात हुई है और 3 बजे रात को पथराव शुरू हुआ। 3 बजे रात को पुलिस पहुंची है और 3 बजे सुबह तड़के पर पथराव शुरू हुआ है। तो अभी चीज़ें इमर्ज करेंगी, इसमें अभी ये डेवलपिंग न्यूज़ है। लेकिन जो पहली नज़र में लग रहा है कि ये अवैध अतिक्रमण का मामला है मस्जिद के बाहर। अब मस्जिद है, मान लीजिए पूजा स्थल किसी भी धर्म का हो सकता है, उस मस्जिद के बाहर रास्ता है जो ट्रैफिक डिस्टर्ब होता है इस तरह के अतिक्रमण से। इसी वजह से वो अभी तो पत्थर रखे गए थे, तो पत्थर रख के आपने टेम्पररली उस जगह को ऑक्युपाई किया, हाँ ऑक्युपाई कर लिया आपने। अब उसके बाद ये खबर थी कि वहाँ परमानेंट स्ट्रक्चर खड़ा करना था, रेलिंग बनाए जाने की भी खबर थी कि रेलिंग बना करके उसको घेर दे, वो उस सड़क का अतिक्रमण हो जाए। तो ये सिंपल, पहले तो लगा कि ये कानून व्यवस्था की समस्या है और ट्रैफिक की समस्या हो रही थी, वहाँ लोगों को आने जाने में सड़क पर दिक्कत हो रही थी। तो ट्रैफिक पुलिस प्रशासन ने मस्जिद का जो इंतजाम करने वाली कमेटी है उसके साथ बातचीत की और ये सहमति बन गई कि ठीक है, पत्थर हटा देते हैं, ये जो टेम्पररी स्ट्रक्चर है इसको खत्म कर देते हैं। उसके बाद खबर आई, पुलिस को ये सूचना मिली कि वो पत्थर हटाने पर सहमति हो गई है लेकिन परमानेंट स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश की जा रही है। तो ये और ज्यादा अतिक्रमण हो जाता है। क्योंकि ये मस्जिद की खबर है, इसलिए मैं इसमें एक एंगल इसलिए ये और लाना चाह रही हूँ राहुल जी, क्योंकि आप हिमाचल से हैं। हिमाचल में ऐसे कितनी जगहों पर अतिक्रमण हो गया केवल एक एक पत्थर रखते रखते। उत्तराखंड में कितनी जगहों पर अतिक्रमण हो गया केवल एक एक पत्थर रखते रखते, वहां पे फिर पूरी मस्जिद बन गई है। हिमाचल में तो उतना थोड़ा कम है। एक इंसिडेंट बड़ा हुआ है जिसमें एक मस्जिद जो है बनाने की कोशिश की गई है। लेकिन ये जो चोमू का जो ये मामला है, इसमें देखिए सहमति इस तरह से हो गई थी कि वहाँ जो एसएचओ हैं उन्होंने जितने भी कम्युनिटी के लीडर्स हैं उनको बैठा के बात की थी। ये 45 साल से वहाँ पत्थर रखे हुए थे। प्रॉब्लम ये थी कि वहाँ पे बस स्टैंड है और बस स्टैंड के कारण वहाँ पे ज़्यादा ट्रैफिक होती थी और इसके कारण दिक्कतें होती थी।
वो जब पत्थर हटाने की पूरी बात हो गई, पत्थर हटाए गए, लेकिन बाद में कुछ लोगों ने वहां पर स्टील की रेलिंग खड़ी करने की कोशिश की। उसको जब वो बना रहे थे तब पुलिस ने जो विरोध किया, उसके बाद कुछ ऐसे तत्व थे जिन्होंने इसमें भड़काने का काम किया और उसके बाद पत्थरबाजी हुई, जिसमें काफी पुलिसकर्मी जो है घायल हुए हैं। तो इसमें ये देखने की बात है कि ये जो असामाजिक तत्व हैं ये कौन हैं जिन्होंने ऐसा किया, क्योंकि सहमति बन चुकी थी, ऐसा भी कुछ नहीं था कि वो पत्थर नहीं हटाए गए, तो वो हटा दिए गए थे। सोची समझी इसमें साजिश तो दिखाई उसके दे रही है। बाद किसी सोची समझी साजिश के तहत ये किया गया है। खबर उत्तर प्रदेश से, जहां बीजेपी के ब्राह्मण विधायकों की मीटिंग हमने दमदार 10 में ही आपको दिखाई थी। बड़ी खबर आई थी सुबह सुबह जब ये मीटिंग हो रही थी और सभी बीजेपी के ब्राह्मण विधायक एक साथ सहभोज कर रहे थे। अचानक से जब इंडिया टीवी के पत्रकार भी वहां पर पूछे और ये कहा कि भाई ये भोज क्यों हो रहा है, इसके पीछे कारण क्या है, तो तब इसे टाल दिया गया। लेकिन मामला इतना छोटा नहीं है, मामला बहुत बड़ा है। दोबारा ऐसी मीटिंग अगर हुई तो अनुशासनहीनता मानी जाएगी, ये पंकज चौधरी कह रहे हैं। यूपी के नवनिर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी, उन्होंने विधायकों की क्लास लगा दी है। पंकज चौधरी ने ब्राह्मण कुटुंब बनाने और मीटिंग में शामिल सभी ब्राह्मण विधायकों को वार्निंग भी दे दी। पंकज चौधरी ने कहा कि किसी तरह की नकारात्मक राजनीति का शिकार ना बने। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि दोबारा इस तरह की मीटिंग हुई तो अनुशासनहीनता मानी जाएगी, क्योंकि ऐसे आयोजन पार्टी के संविधान आदर्शों के अनुकूल नहीं है। उस दिन तो हम भी चर्चा कर रहे थे अजीत जी यहीं पर, और चर्चा इसी बात की थी जो आज पंकज चौधरी कह रहे हैं कि ये तो फिर आप वही काम कर रहे हैं जो अखिलेश यादव करते हैं, वो पीडीए की राजनीति करते हैं, आप ब्राह्मणों की कर रहे हैं, फिर ठाकुरों की कर रहे हैं। मुझे फिर पता चला कि बिन समाज ने भी इस तरीके की एक पहले भोज किया था। देखिए क्या है कि अब ये अभी जो पंकज चौधरी ने नए अध्यक्ष हैं, अभी वो पार्टी और सरकार में कोऑर्डिनेशन बनाने की वो कोशिश कर रहे हैं। और वो जो बैठक हुई थी पंचानन पाठक के घर पे हुई थी, हम लोगों ने चर्चा की थी, कल ही चर्चा की थी, उसको लेकर के एक राजनीतिक मैसेज है। उसके बाद ये खबर थी कि वहाँ जो एक प्रस्ताव पर दस्तखत हुए हैं, सभी विधायकों ने दस्तखत किए, सरकार के कई कामकाज से असहमति जताई गई है। तो इसको सरकार और संगठन में तालमेल बनाने की पहली कोशिश के तौर पर पंकज चौधरी ने ये बात कही है कि वार्निंग दी है कि अनुशासनहीनता, इसको हम मानेंगे आगे ऐसी बैठक होगी। हालांकि अगर आप हमारी राय पूछें तो इसमें ये कोई अनुशासनहीनता नहीं है। उन्होंने नहीं, अनुशासनहीनता ये है कि आप एक प्रस्ताव तैयार कर रहे हैं, उस प्रस्ताव में ब्राह्मणों की नाराजगी दिखाई दे रही है। वो तो क्या है, देखिए हम समाज को जो है ना जाति से अलग कोई नहीं कर सकता है। ये एक तरह का यूटोपिया है कि आप कहिएगा कि बिना जाति के समाज हो जाएगा। जब समाज का आधार ही जाति है और उसी पर सारी राजनीति होती है, सारी समाज व्यवस्था उसी पर चलती है, तो उसको आप इग्नोर कैसे कर सकते हैं, कैसे खारिज कर दीजिएगा। पार्टियां जातियों के सम्मेलन आयोजित करती हैं, पार्टियां आयोजित करती हैं, तो ये कोई इसमें अनुशासनहीनता नहीं है। अखिलेश यादव भी जाते हैं, हर आदमी जाता है भाई। ब्राह्मण मुस्लिम एकता बनाने की कोशिश की, ब्राह्मण भाईचारा बनाने की, ब्राह्मण दलित भाईचारा बनाने की कोशिश की मायावती ने, और सतीश चंद्र मिश्र घूमे चारों तरफ। तो हर जाति करती है ये, इसमें कोई मतलब ये कोई अनुशासनहीनता नहीं है कि एक जाति के लोग कहीं बैठे। अगर उसके पीछे आप राजनीति देख रहे हैं, उसके पीछे अगर ऐसी कोई राजनीति है कि सरकार के विरुद्ध कोई बात वहां हो रही है, पार्टी के खिलाफ कोई बात हो रही है वहां, तो आप उसको टारगेट कर, उसके लिए आप अटैक करेंगे, उसके लिए आप उनको वार्निंग देंगे। तो ये अटैक वैसे ही दिखाई दे रहा है। ये राजनीति दिख रही है हमको, पहले राजनीति नहीं लग रही थी, पहले लग रहा था कि अब राजनीति लग रहा है इसमें। देखिए ये जो पीएन पाठक कुशीनगर के विधायक हैं, उनके यहाँ पे ये बैठक हुई और इसमें बेसिकली जो ब्राह्मण विधायक हैं उनका किस तरह से उनको इग्नोर किया जा रहा है या उनकी बात नहीं सुनी जा रही है, इस तरह की बातें वहाँ पे हुई थी कि हमें मिलकर जो है इस तरह की चीज़ों का विरोध करना चाहिए, इस तरह की बातें हुई थी। लेकिन ये कोई नई, जैसे अभी बोल रहे थे, नई बात नहीं है। अगर मानसून सत्र की बात करें उत्तर प्रदेश में, तभी क्षत्रिय विधायकों की बैठक हुई थी उसमें, तो उसमें फिर क्या प्रॉब्लम है। तो जब आप टिकट बांटते हैं तब भी तो आप जाति के आधार पर टिकट बांटते हैं कि किस जगह पे किस तरह का, आपको वोट भी उन्हीं लोगों से चाहिए, उन्हीं के रिप्रेजेंटेटिव हैं और उसी में आप विरोध कर रहे हैं, तो कोई मतलब बात बनती नहीं है। ये बात ज़रूर हो सकती है कि अंदरूनी तौर पर पार्टी को ये पता चला हो कि इस तरह का कोई गुट है जो कि चैलेंज करना चाहता है लीडरशिप को, या इस तरह की कोई बात है। लेकिन ये देखने वाली बात होगी कि क्या ऐसा था या फिर ये विधायक दे रहे हैं। एक गुट ऐसा है जो लीडरशिप को चैलेंज करना चाहता है, लेकिन संगठन पार्टी
के साथ मिलकर कैसे वो सामंजस्य बना सकता है, वो पंकज चौधरी ने शायद करने की कोशिश की, एक मैसेजिंग की है। उन्होंने कहा अध्यक्ष बनने के बाद कहा कि हम सरकार और संगठन में तालमेल बनाने की कोशिश करेंगे। ये संगठन और सरकार के तालमेल नहीं होने का एक कारण है कि अभी SIR में इतना पिछड़ा उत्तर प्रदेश, एक तो 4 करोड़ लोगों के प्रपत्र नहीं जमा हुए, मतदाता प्रपत्र, फिर 3 करोड़ हो गया। मुख्यमंत्री को कहना पड़ा कि भाई निकलिए, ये सब आपके वोटर हैं। फिर विधायकों सांसदों के साथ मुख्यमंत्री ने बैठक की। तो कहीं ना कहीं पार्टी और सरकार का कोऑर्डिनेशन लैग कर रहा है। वहां पिछले अध्यक्ष के साथ था, नए अध्यक्ष इसकी कोशिश कर रहे हैं, और जब बने तो बनते ही पहले दिन ब्राह्मणों की बैठक हो गई। तो उनको एक और तरह से भी देखा जा सकता है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में ठाकुरवाद और ये ब्राह्मणवाद, इस तरह की बातें हमें सुनने को आती हैं, और जब से जो मुख्यमंत्री बने हैं उनके ऊपर भी इस तरह के आरोप लगाते हैं लोग के अच्छा वो ठाकुरवाद करे, तो इस तरह की बातें सुनने में आती है। तो इस तरह से अगर कोई बैठक होती है तो राजनीतिक तौर पे देखा ही जा सकता है। ठीक, खबर लखनऊ से ही है, और आपको बड़ी हैरानी होगी क्योंकि लखनऊ जो है अपनी शालीनता के लिए, अपनी तहजीब के लिए जाना जाता है, लेकिन कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम के बाद जो वहां की तस्वीरें सामने आई वो वाकई में शर्मनाक है। उसमें तहजीब तो कहीं भी नहीं दिखाई दे रही है। तस्वीर आप देखें, प्रधानमंत्री ने कल राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किया, और जाहिर है वहाँ पर जब इस तरीके से कोई प्रेरणा स्थल तैयार होता है तो फूल लगाए जाते हैं, छोटे छोटे गमलों में पौधे लगाए जाते हैं, सौंदर्यकरण किया जाता है। सबके वीडियो बन रहे थे जो ये गमला उठा रहा था, बाइक लगा के। वो देखो, महिला के हाथ में एक हाथ में बच्चा है और दूसरे हाथ में गमला, उस हाथ में भी एक गमला है। अजीब स्थिति है। ये ग्रीन कॉरिडोर की तस्वीर है। ग्रीन कॉरिडोर को इन्होंने क्या बना दिया? अजीत जी, ये तो ऐसा लग रहा है गमला चोर है या ये पर्यावरण प्रेमी है? देखिए, ये सिर्फ आप लखनऊ, मैं एक बयान जरा सुना देती हूँ। वहाँ पे जो कुछ लोग आपस में चर्चा कर रहे थे, वो क्या कर रहे थे? चोरी करते हुए वीडियो क्या बना रहे हैं? यहाँ से क्यों ले जा रहे हो आप लोग? ये देखिए, चोरी करते हुए वीडियो, कितनी शानदार सारी गमले लेके जाए। ये देखिए, लूट मची हुई है, लूट। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। नेम एंड शेम भी हो रहा है, वीडियो भी बन रही है। अजीत जी, मैं पूछ रही थी, गमला चोर है या पर्यावरण प्रेमी है, उठा के ले जा रहे हैं गमले? देखिए, ये इसको क्या चोर के चोरी कैसे कहा? दिन सामने से सारी चीजें सड़क पर रखी गई हैं, लोग उठा के ले जा रहे हैं। उनके लिए थोड़ी ना रखी गई है। नहीं, वही बात कर रहे हैं हम कि चोरी करना तो एक होता है, चोरी का एक पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट होता है चोरी करने का। तो अब इस आपको ध्यान है, जब यहाँ एक इतना बड़ा इंटरनेशनल इवेंट हुआ दिल्ली में और गमले सजाए गए थे चारों तरफ, तो आपने गाड़ियां रख के, गाड़ी लगा करके, और बड़ी गाड़ी, मतलब 20 लाख की गाड़ी खड़ी करके गुड़गांव में, और डिग्गी खोल करके गमले उसमें रख के लोग ले जा रहे थे। तो ये एक आमतौर पर एक सार्वजनिक संपत्ति को अपनी संपत्ति मानने का जो भाव है हिंदुस्तान के लोगों में, वो लखनऊ से लेकर के और गुरुग्राम तक एक जैसा है। लेकिन लोगों को लगा ये शेमफुल है, ये अच्छा नहीं है बिल्कुल। लेकिन कई बार क्या होता है, ऐसा लगता है लोगों को, हम एक मानसिकता लोगों की, चूंकि हम भी लोग भी छोटी जगहों पर आए हैं, छोटी जगहों से, और वहाँ इस तरह की चीज़ें हम लोगों ने देखी है। लोगों को लगता है कि ये टेम्पररी चीज़ रखी गई है। एक कार्यक्रम हुआ प्रधानमंत्री का, आए, एक टेम्पररी चीज रखी गई है, इसको फिर हटा लिया जाएगा तो उसके पहले हम कुछ उठा ले जाते हैं अपने साथ। तो एक ये भावना होती है इस तरह की चीजों में। ये हालांकि सार्वजनिक संपत्ति को ऐसा नुकसान नहीं कराना चाहिए। इसमें ये भावना ज्यादा है कि ये देश जो है उसमें जो चीजें हैं वो सिर्फ देश की हैं, हमारी नहीं है। तो उसको अपना बनाने की जो भावना है, ये उल्टी भावना है। आप बाकी देशों में अगर देखेंगे तो ऐसा आपको नहीं दिखाई देता है, यूरोप में या फिर मैं चीन की भी बात करता हूँ, ऐसा दिखाई नहीं देता कि लोग उठा के चीजें लेके जाते हैं। यहाँ पे तो हमें खुद अपनी मानसिकता पर काम करने की जरूरत है। खबर राजधानी दिल्ली से है, जहां फेंटा का अपमान करना आम आदमी पार्टी के नेताओं को भारी पड़ गया। जिस फेंटा को लेकर आम आदमी पार्टी के नेता दिल्ली में प्रदूषण को लेकर तंज कसने की कोशिश कर रहे थे, ये मजाक उनके अपने गले की फांस बन गया। उनके खिलाफ फेंटा के अपमान की FIR दर्ज कर दी गई है। दिल्ली पुलिस ने आम आदमी पार्टी के जिन 3 नेताओं के खिलाफ FIR दर्ज की है, उसमें आम आदमी पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज, बुराड़ी से आम आदमी पार्टी विधायक संजीव झा, आम आदमी पार्टी के MLA आदिल अहमद खान भी शामिल हैं। इन पर धार्मिक भावनाओं को आहत करने का मामला दर्ज हुआ है। ये FIR खुशबू जॉर्ज नाम के एक वकील की शिकायत पर दर्ज की गई। 17 और 18 दिसंबर को इन नेताओं ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट से एक वीडियो भी पोस्ट किया था, जो कनॉट प्लेस में किए गए एक राजनीतिक गतिविधि से जुड़ा हुआ है। वीडियो में फेंटा, जो ईसाई समुदाय के लिए एक पवित्र और सम्मानित धार्मिक सांस्कृतिक प्रतीक हैं, उन्हें मजाकिया और अपमानजनक तरीके से दिखाया गया। उसी वीडियो को हम आपके सामने रख रहे हैं।
मुद्दा प्रदूषण का था। प्रदूषण के मुद्दे पर दिल्ली सरकार को घेरने के लिए बनाए गए इस वीडियो में सेंटा को सड़क पर बेहोश होकर गिरते हुए दिखाया गया। और AQI है अभी यहाँ पे कनॉट प्लेस में 376। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, 376 सुन के सेंटा बेहोश हो गए। सेंटा क्लॉज इंडिया आए, इंडिया की कैपिटल आए और आते ही ये बेचारे बीमार पड़ गए। इनको जब हमने AQI दिखाई, ये दोनों बेहोश हो गए। अब दिल्ली में आप नेताओं के खिलाफ FIR दर्ज होने के मामले पर बीजेपी ने भी निशाना साधा। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने हमला बोलते हुए मर्यादा के पालन करने की नसीहत दे डाली। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के जिन 3 नेताओं के खिलाफ धार्मिक उन्माद बढ़ाने की या भड़काने की FIR दर्ज हुई है, हमको ये सोचना चाहिए कि राजनीतिक क्षेत्र में जो लोग काम करते हैं उनको कुछ मर्यादाओं का पालन करना होता है। और मुझे अफसोस ये है कि ये तीनों नेता जनप्रतिनिधि रहे हैं और जनप्रतिनिधि किसी एक वर्ग का नहीं होता, वो सबका होता है। और जिस तरह से इन्होंने एक धर्म विशेष के खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश की है, उन्हें अपमानित करने की कोशिश की है, उनके प्रतीक चिन्हों को, वो खेदजनक है। अब राहुल जी, सौरभ भारद्वाज खुद भी तो बेहोश होकर नीचे गिर सकते थे। AQI तो सच में बहुत खराब है। उस सेंटा को बेहोश करने की क्या जरूरत थी? अपने पांव पे कुल्हाड़ी मारने का काम किया। और पोल्यूशन इतना बड़ा मसला है, सचदेवा जी ये कह रहे हैं कि सौरभ भारद्वाज को ऐसा नहीं करना चाहिए था। पोल्यूशन कम करने के लिए सरकार ने क्या किया? मैं वही जो आपने लास्ट में बात की वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि बीजेपी जो आम आदमी पार्टी सरकार पर आरोप लगाती रहती थी जब आम आदमी पार्टी यहाँ सरकार थी कि वो पोल्यूशन को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, वो कुछ कर नहीं रहे हैं, उसको लेकर आज क्या कर रहे हैं बीजेपी? आज तो बीजेपी की सरकार है, क्या कर रहे हैं दिल्ली में? दिल्ली में पोल्यूशन एक बड़ी समस्या है या नहीं है? दूसरी ओर जो सेंटा क्लॉज का वो है, बहुत सारे आप इंटरनेट पे देखेंगे बहुत सारे जोक, और इसको एक हैप्पी मोमेंट में दिखाया जाता है और बहुत सारे जोक्स सेंटा पे होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। मुझे नहीं लगता इस FIR की कोई खास ज़रूरत थी। ज़्यादा मुद्दा बड़ा वो है कि पोल्यूशन कैसा है। और दूसरा, मध्य प्रदेश में जो क्रिसमस में हुआ, क्या वो शर्मनाक नहीं है? अब मध्य प्रदेश में बीजेपी सरकार है, उस पर बात करो, क्या किया आपने। बाकी जगह जो कुछ हुआ, आपके बीजेपी के वहाँ पे नेता किस तरह से बात कर रहे थे, ये देखने की ज़रूरत है। तो मुझे लगता है कि बीजेपी को कुछ अंदरूनी चीजों को दुरुस्त करने की जरूरत है। बहुत इस पे सर आपका देखिए, ठीक? ये बात हम पूरी तरह से सहमत है राहुल जी से। मध्य प्रदेश में हुआ, असम में स्कूलों में घुस करके क्रिसमस के फेस्टिवल को में मारपीट की गई, तोड़फोड़ की गई। उड़ीसा में हुआ, असम में हुआ, मध्य प्रदेश में हुआ। वो सब भी क्रिसमस के उस पर ही हुए। एक तरफ प्रधानमंत्री हम लोगों के जाकर के कैथेड्रल में उन्होंने प्रार्थना की, प्रेयर में शामिल हुए, ब्लेसिंग्स ली। उन्होंने उसके 2 ही दिन पहले चादर भेजी अजमेर दरगाह पर चढ़ाने के लिए। और दूसरी तरफ हम लोग क्या इस तरह की घटनाएं होती हैं। एक तो वो अलग कॉन्टेक्स्ट है पोल्यूशन की समस्या को दिखाने के लिए। अब देखिए, भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हैं नितिन गडकरी साहब। लेकिन सर ये बेहतर नहीं होता? सौरभ भारद्वाज खुद ही AQI देख के खुद बेहोश हो जाते, क्या दिक्कत थी? वही हम अभी कह रहे थे। लेकिन वो उसके कॉन्टेक्स्ट को समझिए ना भाई। नितिन गडकरी ने कहा ना कि 2 दिन दिल्ली रह जाते हैं तो इन्फेक्शन हो जाता है। तो हवा तो है खराब, और अभी भी जो उपाय किए जा रहे हैं वो वही हैं बिल्कुल जो पहले किए जाते थे कि ग्रैब 4 लागू कर दो, ग्रैब 3 लागू कर दो, स्कूल बंद करा दो, गाड़ियों का BS4 घुसना बंद करा दो, BS5। इन सब से कुछ होता नहीं है। ये सब बिना मतलब के उपाय हैं। लॉन्ग टर्म उपाय कुछ नहीं खोजे जाते हैं। हाँ, ये है कि एक प्रतीक चुनने के समय, लेकिन जब क्रिसमस का मौका था तो उन लोगों को लगा कि ये ज़्यादा इफेक्टिव होगा, ये तरीका ज़्यादा इफेक्टिव होगा। और देखिए, अगर कोई बहुत धार्मिक अपमानजनक होता तो हम लोग थोड़े वीडियो दिखा रहे होते। बिल्कुल ठीक बात। हम लोग वीडियो दिखा रहे हैं, इसका मतलब ये कोई धार्मिक भावना को आहत करने वाली बात नहीं है। ठीक है ना? इसको आउट ऑफ द वे जाकर के एक प्रोपोर्शनेट, मतलब डिस्प्रोपोर्शनेट तरीके से उस मूल समस्या से ध्यान भटकाने के लिए ये काम ज्यादा हो रहा है FIR वगैरह का। अच्छा, दिल्ली में धार्मिक भावनाओं को आहत करने के आरोप में आम आदमी पार्टी नेताओं की मुश्किलें लेकिन बढ़ सकती हैं। इधर बिहार में उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी RLM की मुश्किलें भी बढ़ रही हैं, क्योंकि RLM में 4 में से 3 विधायकों ने बागी तेवर दिखाए हैं। इसके बाद पार्टी में टूट की चर्चा सामने आने लगी है। दरअसल उपेंद्र कुशवाहा ने लिट्टी चोखा का भोज दिया। इसमें सभी विधायकों और पार्टी के नेताओं को आमंत्रित किया, लेकिन 4 में से 3 विधायक कुशवाहा के भोज में शामिल ही नहीं हुए।
उनकी जगह बीजेपी के नए कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के साथ वो दिखाई दिए। ये देखिए तस्वीर आपके सामने है। और फिर इसी के बाद से पार्टी में टूट की खबर सामने आने लगी। दरअसल उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में 4 विधायक हैं। इनमें से एक उनकी पत्नी स्नेहलता हैं और बाकी 3 विधायकों में माधव आनंद, रामेश्वर महतो और आलोक सिंह शामिल हैं। कुशवाहा के लिट्टी चोखा भोज में ये तीनों विधायक शामिल नहीं हुए। उसके बाद से ही ये सवाल उठने लगे कि क्या आरएलएम में टूट हो गई है। कुछ दिन पहले ही बाजपट्टी से विधायक रामेश्वर महतो ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के जरिए पार्टी नेतृत्व पर सवाल उठाया था। बताया जा रहा है उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश को मंत्री बनाए जाने से पार्टी में नाराजगी है। मंत्री पद की शपथ के बाद से पार्टी के कई पदाधिकारियों और नेताओं ने इस्तीफा भी दिया है। हमारी पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा के माननीय तीनों विधायक श्री माधव आनंद जी, रामेश्वर कुमार महतो जी और आलोक कुमार सिंह जी एक शिष्टाचार भेंट भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन जी से भेंट किए हैं। और जहां तक के हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भारत सरकार के पूर्व मंत्री और माननीय राज्यसभा सांसद आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा, ये तो जिस दिन अजीत जी शपथ ग्रहण समारोह हो रहा था उस दिन हम लोगों ने स्टूडियो में भी चर्चा की थी कि कहीं ये पार्टी के लिए मुश्किल तो नहीं खड़ी करेगा, वही हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, उस दिन हम ऑनलाइन आपके साथ जुड़े थे और ये उस शपथ के पहले हम लोग बात कर रहे थे कि ये एक बड़ा गलत मूव था अपने बेटे को मंत्री बनाने का। हालांकि बाद में उन्होंने जस्टिफाई किया कि हम नहीं बनाए, दूसरे लोग छोड़ करके चले जाते हैं। तो अब उनकी आशंका तो सही साबित होती दिख रही है। उस समय एक आशंका जता रहे थे कि अगर हम अपने बेटे को, पत्नी को नहीं बनाए, दूसरे लोग छोड़ के चले जाते हैं तो दूसरे को बनाते, हो सकता है कि छोड़ के ना जाता, या हो सकता है कि आप कार्यकर्ताओं का कॉन्फिडेंस गेन करते, या छोड़ के जाता भी तो कम से कम आपका मोरल कंपस तो वो रहता ना, आप एक मोरल हाई स्टैंडिंग तो रहती ना आपकी कि हम नीतीश कुमार टाइप की या कर्पूरी ठाकुर टाइप की राजनीति करते हैं, हम परिवार को आगे नहीं बढ़ा रहे। बेटे इनके जो दीपक प्रकाश है, हम उनकी योग्यता उस मेरिट पर नहीं जा रहे हैं। वो एमएलए नहीं हुए थे, अभी उनको एमएलसी होना है। और जो सीटें खाली हुई हैं उसमें कहा जा रहा है कि बीजेपी अपने कोटे की एक एमएलसी सीट मंगल पांडे वाली उनको देगी। ये तीनों विधायक भारतीय जनता पार्टी के वहाँ दिख रहे हैं, नितिन नवीन के साथ दिख रहे हैं। पहले ये भी चर्चा थी कि वो नीतीश कुमार के साथ भी, उनके लोगों के संपर्क में भी हैं। तो ये एक तरह से उपेंद्र कुशवाहा ने अपनी अभी तक की जो उनकी बहुत ही अच्छी राजनीति थी, उस राजनीति पर एक दाग लगाया उन्होंने। पत्नी को, अपनी वो विधायक थे, उनको मंत्री बनाते, किसी दूसरे पार्टी कार्यकर्ता को एमएलसी बनाते, तो वो एक उनकी मोरल स्टैंडिंग जो पहले से रही है वो रहती। उन्होंने सब कुछ अपने परिवार तक ही सीमित कर दिया, यही अब उनको भारी पड़ रहा है।